साल 2017 तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा केस सामने आता है जिसका प्लॉट किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। एक औरत जो कि 2 बच्चों की मां थी, वो अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। प्लान के अकॉर्डिंग अपने पति को जान से मारने के बाद वो जानबूझकर एसिड का यूज करके पहले तो अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा खराब करती है और फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो सबके सामने ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो आदमी उसका पति है, जिसपे कुछ अनजान लोगों ने मिलकर उस पे जानलेवा हमला किया था। लेकिन वो इस हमले में किसी तरह बच गया। खैर, वो दोनों काफी हद तक अपने इस प्लान में कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन उनकी एक गलती पूरा केस पलट के रख देती है और ये सामने आता है कि कैसे एक मूवी से इंस्पायर होकर इस घिनौने खेल को अंजाम दिया गया था। आखिर क्या था ये पूरा मामला और कौन थी वो औरत जिसने अपने ही हाथों से अपनी हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद करके रख दिया? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड स्वाति रेड्डी। 27 नवंबर 2017 तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रहने वाले स्वाति और सुधाकर रेड्डी के घर सुबह के करीब 5 बजे कुछ मास्क पहने लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। वो लोग सीधा उनके बेडरूम में जाकर सुधाकर को पीटना शुरू कर देते हैं। स्वाति बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके पति को जाने दें, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी स्वाति को उस कमरे से बाहर ले जाता है। सुधाकर, जिस पे अचानक से हमला हुआ था, वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नंबर्स में काफी ज्यादा थे, इसलिए सुधाकर चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो लोग एसिड से भरी हुई एक बोतल निकालते हैं और उसे सुधाकर के चेहरे पे डालकर वहां से भाग जाते हैं। सुधाकर इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे इस हालत में देखकर उसकी वाइफ स्वाति काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जिसके बाद वो अपने पति सुधाकर के छोटे भाई सुरेंद्र को कॉल करके सारी बात बताती है। ये सुनकर सुरेंद्र खुद शॉक में था और वो जल्दी से अपने भाई सुधाकर के घर पहुंचता है और देखता है कि इस अटैक में उसका चेहरा काफी हद तक डैमेज हो चुका था। जिसके बाद वो लोग सुधाकर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उसका इलाज शुरू किया जाता है। अपने बेटे पर हुए हमले के बारे में पता चलते ही सुधाकर के माँ बाप और उनके सारे रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुधाकर पे ये जानलेवा अटैक किसने और क्यों किया था। खैर, काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद फाइनली सुधाकर की जान बचा ली गई थी, लेकिन उसका चेहरा 30 से 40% खराब हो चुका था, जिसे ठीक करने का बस एक ही रास्ता था और वो था प्लास्टिक सर्जरी। ये सुनकर स्वाति राहत की सांस लेती है और उसके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि उसके पति की जान किसी तरह बचा ली गई थी। सर्जरी के बाद जब पहली बार सुधाकर की मां अपने बेटे को देखती है, जिसके पूरे फेस को पट्टियों से कवर कर दिया गया था, तो ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेड पे लेटे सुधाकर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुधाकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो अपने हाथों से इशारे करके अपनी रोती हुई मां को दिलासा देता है। वहीं अब पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। सुधाकर इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ बोल पाए, तो पुलिस स्वाति से पूछताछ करती है। स्वाति उन्हें बताती है कि कैसे 4-5 लोगों ने उनके घर में घुसकर उसके पति को जान से मारने की कोशिश करी। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे, जिसकी वजह से वो उन्हें देख नहीं पाई। इतना कहते ही स्वाति रोना शुरू कर देती है। बेशक इस अटैक में स्वाति सेफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस हादसे का डर साफ देखा जा सकता था। जिसके बाद पुलिस उनके घर जाकर अच्छे से चेक करती है, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे वो लोग अटैकर तक पहुंच पाते। सुधाकर और स्वाति दोनों वेल सेटल्ड थे, जहां स्वाति एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और वहीं सुधाकर का स्टोन क्रशिंग का अच्छा खासा बिजनेस था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है दैट सुधाकर इज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसका कभी किसी के साथ ना कोई झगड़ा हुआ और ना ही उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। वो सबके साथ घुल मिल के रहता था और पुलिस को यही चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सुधाकर जैसे अच्छे इंसान को कोई भला क्यों मारना चाहेगा। खैर, अब धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं। सुधाकर अब बैठ पा रहा था और टूटी फूटी आवाज में वो अपनी माँ और स्वाति से बात करता है। जिसके बाद सुधाकर का भाई और वहां मौजूद सारे रिश्तेदार एक एक करके उससे मिलने अंदर जाते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को सुधाकर की आवाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, लेकिन वो लोग इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस पे हुए अटैक की वजह से उसके दिमाग और शरीर पर गहरा असर हुआ है और हो सकता है कि इसी वजह से उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस दिख रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपने कुछ जान पहचान के लोगों को भी ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे सुधाकर की तबीयत ठीक हो रही थी और ये देखकर सभी लोग काफी खुश थे। खैर, एक दिन सुधाकर की माँ उसके लिए मटन सूप लेकर आती है जो कि उसका फेवरेट था। इसके बाद जब नर्स उसके लिए खाना लेकर जाती है तो वो सूप पीने से मना कर देता है और कहता है कि वो वेजिटेरियन है और वो ये सब नहीं खाता। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब सुधाकर की माँ को थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज मटन सूप एक ऐसी चीज थी जो कि सुधाकर को बेहद पसंद थी और जब भी वो अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर जाता तो वो अपनी माँ को स्पेशली मटन सूप बनाने के लिए कहता था। और आज जब उन्होंने सुधाकर के मुंह से ये सुना कि वो वेजिटेरियन है और वो मटन सूप नहीं पीना चाहता तो उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी। वहीं जब इस बारे में सुधाकर के छोटे भाई सुरेंद्र को पता चलता है तो उसका शक और गहरा हो जाता है, जिसके बाद सुरेंद्र पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है कि उसे शक है कि वो आदमी जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वो उसका भाई सुधाकर नहीं है, क्योंकि जब से मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो पूरी तरह से बदल गया है। ना उसकी आवाज मेरे भाई से मिलती है और ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच कर रही है और यहाँ तक कि वो हमारे कुछ रिलेटिव्स को भी पहचान नहीं पा रहा था। इसके अलावा मुझे स्वाति पर भी शक है क्योंकि उसी ने मुझे कॉल करके इस अटैक के बारे में इन्फॉर्म किया था, जबकि वो उसकी वाइफ है और अगर हम लोग कुछ चीजें नोटिस कर पा रहे हैं तो फिर उसे वो चीजें क्यों नहीं दिख रही। ये सुनने के बाद पुलिस खुद हैरान थी और अब उन्हें किसी भी हालत में ये पता लगाना था कि क्या सुरेंद्र का शक सही था या फिर ये उसका वहम था, जिसके लिए पहले तो पुलिस डीएनए टेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि एक तो ये प्रोसेस काफी लंबा था जिसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती और दूसरा अगर सुरेंद्र का शक सही था तो इससे स्वाति और उस बहरूपिये को बचने का मौका मिल जाता और पुलिस ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। जिसके बाद पुलिस सुरेंद्र के साथ मिलकर किसी तरह सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करती है और उन्हें ले जाकर आधार डेटाबेस में मौजूद सुधाकर के बायोमेट्रिक डाटा से मैच किया जाता है। इस जांच के बाद जो चीज सामने आती है वो सबको हैरान करके रख देती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मौजूद वो शख्स जिसे सभी लोग सुधाकर समझ रहे थे वो असल में सुधाकर था ही नहीं। इस बात का खुलासा होने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो शख्स है कौन जिसको स्वाति सुधाकर बता रही है, और इसके साथ साथ अब पुलिस को असली सुधाकर का भी पता लगाना था। इन सब सवालों के जवाब पुलिस को बस एक ही इंसान दे सकता था और वो थी स्वाति। जिसके बाद दिसंबर 2017 में पुलिस द्वारा स्वाति को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर स्वाति से पूछताछ करी जाती है, लेकिन वो अभी भी वही सेम स्टोरी पुलिस को बता रही थी जो उसने पहले उन्हें बताई थी। पुलिस के बार बार पूछने पर भी वो उन्हें सच बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर उससे एक के बाद एक मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब स्वाति नहीं दे पा रही थी। इतना सब के बाद भी वो उन्हें सच नहीं बता रही थी, जिसके बाद पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है और फाइनली स्वाति सारा सच बताने के लिए मान जाती है। वो कहती है कि साल 2014 वो साल था जब उसकी सुधाकर के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था और 2 बच्चे होने के बाद अब उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी थी। सुधाकर का अपना खुद का बिजनेस था और वो अक्सर अपने काम पे बिजी रहता और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। दूसरी ओर स्वाति जो कि एक नर्स थी, वो घर के साथ साथ बच्चों को भी संभाल रही थी और उसे सुधाकर से इस बात की नाराजगी थी कि जो टाइम और अफेक्शन वो उसे एक्सपेक्ट करती है वो उसे नहीं मिल पा रही थी। खैर, एक बार अचानक से स्वाति को बैक पेन होने लगता है तो सुधाकर उसे राजेश नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है। स्वाति को डेली वहां थेरेपी सेशन के लिए जाना होता था। पहले कुछ दिन सुधाकर उसके साथ जाता रहा, लेकिन फिर वो अकेले ही वहां जाया करती थी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि स्वाति का बैक पेन कुछ टाइम के बाद ठीक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद स्वाति उससे मिलना बंद नहीं करती। वो ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर राजेश से मिलने उसके क्लिनिक जाती, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी होते थे। राजेश से मिलने के बाद स्वाति की लाइफ में जो अकेलापन था वो अब दूर हो चुका था, क्योंकि जिस चीज की चाहत वो अपने पति से रखती थी वो राजेश पूरी कर रहा था। हालांकि स्वाति उससे उम्र में कई साल बड़ी थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्वाति राजेश के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि वो ये तक भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। खैर, इसके बावजूद वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होना तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक उसका पति सुधाकर जिंदा था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सुधाकर को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। 26 नवंबर 2017 स्वाति अपने दोनों बच्चों को उनकी नानी के घर छोड़ आती है
जिसके बाद रात के टाइम जब सुधाकर अपने कमरे में सो रहा था तो स्वाति उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर स्वाति राजेश को घर के अंदर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने एक दुपट्टे से सुधाकर के दोनों हाथों को बांध देती है। और इसके बाद राजेश एक लोहे की रॉड से बेहोश पड़े सुधाकर के सर पे जोर से वार करता है, जिससे सुधाकर की तुरंत मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लोग सुधाकर की बॉडी को राजेश की कार में डालकर पास ही के एक जंगल में लेकर जाते हैं, लेकिन उसे दफनाने से पहले स्वाति उसके चेहरे पे एसिड डालती है ताकि कोई चाहकर भी उस बॉडी को पहचान न पाए। सुधाकर की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो दोनों वापस घर आते हैं और वो इस बात से खुश थे कि अब उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाति के पास इसके बाद का भी प्लान था। वो राजेश से कहती है कि हमें तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी, जिसके बाद तुम्हें सुधाकर का चेहरा मिल जाएगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ इसी घर में रहेंगे और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमने सुधाकर के साथ क्या किया है। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे फेस पर एसिड डालना होगा ताकि मैं सुधाकर के घर वालों को इस बात का यकीन दिला सकूं कि एक्चुअल में तुम ही सुधाकर हो। एंड सरप्राइजिंगली राजेश उसकी इस बात को भी मान जाता है। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्वाति ने उसे किस हद तक मैनिपुलेट कर दिया था कि पहले तो उसने उसके कहने पर सुधाकर की जान ली और अब वो खुद की आइडेंटिटी तक मिटाने को तैयार था। इसके बाद स्वाति अपने लास्ट प्लान को भी एग्जीक्यूट करती है और राजेश के फेस पर एसिड डालने के बाद वो एक झूठी कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो नाकाम रहती है। ये सब पता चलने के बाद पुलिस स्वाति की बताई हुई जगह पे जाकर सुधाकर की बॉडी को रिकवर करती है, जो कि काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और डीएनए टेस्ट करके ये कंफर्म किया जाता है कि वो बॉडी सुधाकर की ही थी। इस सब के बाद राजेश को, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसे भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली अब जाकर उन दोनों का एक साथ रहने का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब वो दोनों जेल में थे। आज की डेट में भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद है कि गुनहगारों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं स्वाति के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना उसने कई जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। उन दोनों को लास्ट तक यही लग रहा था कि इतना बड़ा कांड करके वो बच जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम सच को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।